आदाब डॉक्टर। आदाब आदाब डॉक्टर में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आप जानते हैं कि आज हम किसी मर्ज के बारे में बात करते हैं और हमारे साथ माहिर अमराज होती हैं जो आपके सारे सवालात के, आपके प्रश्नों के उत्तर देती हैं और आपको मर्ज से निजात पाने का सबब भी बताती हैं। खैर हम आपको बता दें, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट जिनका नाम है अलीशा नूरानी। अलीशा नूरानी है पॉजिटिव होम्योपैथी से और आज हमारा जो मौजू है, हमारा विषय है, जिस मर्ज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और आपके सवालात के जवाब वो देने जा रही हैं, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हम में अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस होती है जिसकी वजह से हम कई सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। थायराइड मेन इसमें मर्ज है और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी पे भी हम आज फोकस करेंगे कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बाकी सारे मर्ज जो है वो किस तरह से हमें जकड़ के रखते हैं। और आपको निजात पाने के लिए, निजात दिलाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ी हुई है। हमने ऑलरेडी जिक्र किया है, इनका नाम है अलीशा नूरानी। शी इज फ्रॉम पॉजिटिव होम्योपैथी। अलीशा कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत हमारे इस लाइव फोन प्रोग्राम दिलसे में। तो इससे पहले सवालात की बौछार शुरू हो जाए तो हम बात कर रहे हैं आज हार्मोनल इम्बैलेंस की। और आज अगर हम देखें कि आज न सिर्फ बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, बल्कि इनफैक्ट आज बच्चे भी हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार हो जाते हैं। लाइक सबसे पहली बात सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिस पे बार बार हम फोकस करते हैं। अगर हम देखें या आपसे जानें कि व्हाट एग्जैक्टली इज हार्मोनल इम्बैलेंस, किस तरह से होता है और इसकी अलामतें क्या क्या है और कैसे बचा जाए, तो ये आप हमें बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हार्मोनल इम्बैलेंस? पहले तो हमें जानना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होता है। Right. ठीक है, इट्स अ केमिकल मैसेंजर जो आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल होता है, मतलब पूरे ब्लड में वो सर्कुलेट होता रहता है। जहाँ पे भी इनकी जरूरत रहती है जैसे कि टिश्यू या फिर ऑर्गन, वहाँ पे पहुँचता है। तो उनके भी अलग अलग फंक्शंस है। आपके बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स हैं जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिसका काम रहता है कि हार्मोन्स बनाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन रहता है कि T3, T4 हार्मोन्स बनाए। पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है जिसका काम है इंसुलिन बनाना। एंड खवातीन में, मतलब फीमेल्स में ओवरीज रहता है जिसका काम है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन बनाना। सेम थिंग मेल्स में देखा जाए तो टेस्टिस है, दैट इज इवन अ ग्लैंड जिसका काम है टेस्टोस्टेरॉन बनाना। तो एक एक ग्लैंड अलग अलग हार्मोन्स बनाता है, अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। इन केस अगर थायराइड मतलब कोई भी ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है या फिर अंडर एक्टिव है तो उसके फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। दैट मीन्स कि उनका हार्मोन लेवल्स जो रहता है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है, या तो ज्यादा बढ़ने लगता है या तो कम होने लगता है। तो उस हिसाब से बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। एक हार्मोन्स आपके बॉडी के लिए काफी जरूरी रहता है। मेटाबॉलिज्म जो रहता है, मतलब कि आप जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है आपके बॉडी में वो हार्मोन्स टेक केयर करता है। तो अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है तो आपके बॉडी में कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपकी बॉडी का जो ग्रोथ रहता है, से टू इट फिजिकल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ, वो रुक जाता है। वो भी डेवलपमेंट आपके बॉडी का वो स्लो डाउन हो जाता है या फिर फास्ट होता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग शॉर्ट स्टंटेड ग्रोथ होता है या फिर कई अपने हाइट के हिसाब से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। एंड कई सारे लोगों में आपने देखा होगा कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मतलब इनफर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इश्यू, बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स। यस, एंड सेक्सुअल फंक्शंस इवन वो भी डिस्टर्ब राइट। हम इस पे और बातें करेंगे। आपने बहुत तफसीली वजाहत दी हमें हार्मोनल इम्बैलेंस किस तरह से होता है और क्या क्या मर्ज इससे पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर साहब हम अभी बहस जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कॉल्स हमारा वेट कर रही है। हेलो, आदाब डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? हाय मोहसिन, हाउ आर यू? या टेल मी। Yeah, what is that? मेरे फ्रेंड है जो कि हार्मोन चेंजेस के रिगार्डिंग नहीं जानना चाहता कि जब हार्मोन चेंज होते हैं तो क्या माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, लाइक चिड़चिड़ापन, डिसअपॉइंटेड, लाइक ओके, मतलब इरिटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं। राइट राइट, ओके। जब हार्मोनल चेंज हो जाती है तब इरिटेबिलिटी आती है, बिहेवियर में चेंज हो जाता है। राइट, ये अपने लिए है कि दोस्त के लिए? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, उनकी एज तो बताई नहीं तुमने?
ओके, उनका वजन पता है कितना है? ज्यादा तो नहीं है, बट 40 या 41 के आसपास। ओके, 41 के आसपास। आराम। ओके ओके, थैंक यू मोहसिन, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहसिन का ये सवाल था सबसे पहले कि इरिटेबिलिटी दोस्त के लिए था। इरिटेबिलिटी होती है, बर्ताव में आपका बहुत परिवर्तन आता है, चेंज आती है, बदलाव आता है। क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है? अगर है तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसकी वजह से आप इस तरह के शिकार हो जाते हैं? अच्छा, इन्होंने बताया नहीं कि इनके फ्रेंड जो है वो फीमेल है कि मेल है। वट वो इनने कहा, इनका फोकस ये था कि इरिटेबिलिटी, वो तफसील से हमें समझाया। डेफिनेटली एक हार्मोन्स का एक फंक्शन वो भी है कि आपका मूड एंड आपका बिहेवियर जो है उसका भी ध्यान रखता है। तो अगर इनके फ्रेंड कोई फीमेल है देन डेफिनेटली इनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं एवरी साइकिल्स, मतलब पीरियड से पहले जब आपके हार्मोन लेवल काफी रेज हो जाते हैं उस दौरान आपको ज्यादा मूड बिहेवियर्स एंड मूड स्विंग्स होते हैं, ज्यादा गुस्सा आना या फिर अपसेट हो जाना कोई भी छोटी चीज को लेके, या फिर विदाउट रीजन शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मेल्स में भी थोड़ा बहुत मूड का चेंजेस होते हैं, बट रेयरली इट्स सीन। हो सकता है कि इनके फ्रेंड जो है वो फीमेल हो या फिर मेल है तो भी चेंजेस आते हैं हार्मोनल की वजह से। ओके ओके, सो हम बात करेंगे तफसीली वजाहत आगे आप और दे देंगे, हो सकता है और भी कॉलर ऐसा हो लाइक मैं अपनी बात करूं मैं भी मूड स्विंग्स आते रहते हैं। एनीवेज एक और कॉल लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं विक्की बोल रहा हूँ जे&के से। विक्की, जे&के से। विक्की बताइए अपना सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि मेरा 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। किडनी ट्रांसप्लांट, राइट। जी जी, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो आफ्टर दैट मेरी जो सीमन मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस किडनी ट्रांसप्लांट से या जो किडनी डिजीज से उस पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उससे क्या इन्फर्टिलिटी जो है ओके, वो आ जाती है। हाँ, समझ आ गया मुझे आपका सवाल। हाँ जी, तो ये फर्दर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो रीगेन हो सकती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इसका ट्रीटमेंट है? किसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब ये जो सीमन मोटिलिटी मेरी चला गई ओके है। ओके ओके ओके, जी सिमल मोटिलिटी, राइट राइट, समझ में आ गया मुझे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? राइट। आपकी उम्र कितनी है और आपका वजन कितना है? जी मेरी 39 है और 70 केजी। 70 kg। जी ओके, बस आपको यही जानना है। ओके, जी, थैंक यू सो मच। और एक और कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब पहले, उसके बाद हम इनके सवाल का जवाब देंगे। हेलो, आदाब डॉक्टर। जी हेलो। हेलो, कौन बोल रही हैं? जी तस्लीम बोल रही हूँ मैं। नसीम, कहाँ ये से? लाइव कॉल है। तस्लीम, तस्लीम बताइए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो। जी हेलो। हाँ तस्लीम, तस्लीम आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर दीजिए, तब आप हमसे बात कर सकते हैं या अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी ठीक है मैडम। मेरा सवाल ये है कि मेरे चेहरे पे चिन में और हेयर है। जिनमें क्या हायर है? चिन में, फेस में ना, चिन। ओके ओके, जी, उधर हेयर है। क्या वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है? ओके जी। और जी। दूसरा सवाल ये है मेरा कि व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है, क्या ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है? अगर ओके ऐसा है तो उसके लिए क्या किया जाए? ओके ओके ओके, तस्लीम आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 25 है। ओके, आपका वजन? मेरा वजन 53 है। 53 है। जी। ओके, थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहबा, 2 सवाल जवाब देने पड़ेंगे आपको ही। पहले एक सवाल था किडनी ट्रांसप्लांट, एक बंदे का सवाल था किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उन्हें, तो सीमन मोटिलिटी भी है। सो वो कह रहे थे कि किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से क्या हार्मोनल चेंज हो जाती हैं? अगर है तो किस तरह से बचा जाए, जैसे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। ओके, किडनी ट्रांसप्लांट जब करते हैं तब बॉडी जल्दी से कोई भी नई चीज को एडेप्ट नहीं करता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बट दैट डजंट मीन कि डायरेक्टली वो हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं करता आपके बॉडी में। हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल थोड़ा गलत होगा जिसकी वजह से सीमेन का मोटिलिटी कम हुआ है, मतलब कि आपके लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी कम है, या फिर अल्कोहल का हैबिट रहा, या फिर स्मोकिंग का कुछ
इश्यू है तो उसकी वजह से भी सीमेन मोटिलिटी कम होने के चांसेस हैं। तो आप ध्यान रखो कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें आधा घंटा कम से कम वॉकिंग करो एंड टाइम पे सो जाओ एंड खाने पीने में काफी ध्यान रखना है, जिसकी वजह से सीमेन मोटिलिटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इसका जो श्रेय है पूरा का पूरा जिम्मेदार हम हार्मोनल चेंजेस पे करेंगे अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो, राइट। मतलब अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे भी थोड़ा जो है ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी लाइफ, जैसे कि डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको अपनी लाइफ थोड़ी सुधारनी चाहिए, अच्छे टाइम पे खाना चाहिए, अच्छे टाइम पे सोना चाहिए, अच्छी ग़िज़ा जो है वो आपको खानी चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। और अल्कोहलिक अगर आप हैं, आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उससे भी आपको बचना चाहिए एंड सिगरेट नोशी से भी, राइट। स्मोकिंग डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और अगर स्मोकिंग करें उससे भी क्या हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं? डेफिनेटली मेल्स में अगर चेन स्मोकर है तो आगे जाके उनको डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, या फिर सीमेन का तो ज्यादा इफेक्ट हुआ है, मतलब इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम डेफिनेटली इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है। लिहाजा अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने जिन जिन बातों का आपको बताया ये चीजें आप करते हो लाइक स्मोकिंग वगैरह, देन आपको तर्क करना पड़ेगा इन चीजों को, तब जाके आपकी प्रॉब्लम जो है उससे आपको निजात मिलेगी। एनीवेज एक और क्वेश्चन था तस्लीम से कि वाई क्या वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है? या डेफिनेटली इनको चिन पे है दैट इज सजेस्टिव कि इनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ गए हैं। तो आपको एक बार हार्मोन टेस्ट करा देना चाहिए, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आपके हार्मोन लेवल्स बैलेंस्ड है कि नहीं, या फिर कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, देन यू कैन गो अकॉर्डिंगली। एंड आपको जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, नॉर्मली एवरी लेडीज डू हैव वाइट डिस्चार्ज, बट अगर आपको कुछ ज्यादा थिक डिस्चार्ज हो रहा है या फिर इसके साथ साथ कुछ और भी कंप्लेंट्स है, जैसे कि आपको ईचिंग हो रही है या फिर स्मेली डिस्चार्ज है, तो आपको इन्फेक्शन की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। प्लस हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी डिस्चार्ज होता है। आप ध्यान रखो कि आप कोई भी गर्म चीज ज्यादा ना खाओ, पानी ज्यादा पीते रहो एंड हो सके तो रोज सुबह थोड़ा धनिया पाउडर जो रहता है एक पानी में मिक्स करके भी पियोगे ना तो थोड़ा गर्मी कम होने के चांसेस रहते हैं। धनिया का पाउडर पानी में मिक्स करके पीना, 1 स्पून धनिया पाउडर पानी में मिक्स करके पीना है, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज थोड़ा कम होता है। That's very good point to be noted. इस पे ही रिलाई नहीं करना है। अगर इन्फेक्शन होगा देन डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बताया बस आप डॉक्टर्स जो है डॉक्टर्स की सलाह लेना छोड़ देंगे, बट डॉक्टर ने बताया धनिया पाउडर पानी में पी लो एंड उससे ठीक हो जाएगा। वो आपके मर्ज का इलाज नहीं है, बल्कि आपको अच्छे से इलाज करना है। और अगर आपको इलाज करना विदाउट साइड इफेक्ट्स के, तब आपको होम्योपैथी का सहारा लेना चाहिए, राइट। जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर हैं फ्रॉम पॉजिटिव होम्योपैथी। अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पर स्क्रॉल नंबर्स हो रहे हैं, तो उन पर कॉल करके आप डायरेक्टली इनसे मशवरा पूछ सकती हैं और क्या करना है मजीद वो आप इन्हीं से जान सकती हैं, राइट डॉक्टर। चलिए डॉक्टर आगे हम और बात करेंगे। जैसे आपने फेशियल हेयर की बात की, राइट, तो अक्सर लड़कियां जो है वो बहुत परेशान हो जाती हैं फेशियल हेयर से। किस एज में ज्यादातर आपके हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, वो आपको इफेक्ट करते हैं अगर आपने किन्हीं चीजों का ध्यान नहीं दिया? वो कौन सी चीज है जो हमें जो ही एज बढ़ती जाती है हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो? एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्मोन इम्बैलेंस होने का, क्योंकि एक प्यूबर्टी एज रहता है जहाँ पे आपके हार्मोन लेवल्स न्यूली प्रोग्रेस होता है, तो उस दौरान हार्मोनल चेंजेस देखा जाता है। मतलब कि जब मिनार्क मतलब पीरियड्स स्टार्ट होता है तो उस दौरान हार्मोनल चेंजेस दिखते हैं। उस दौरान फेशियल हेयर ग्रोथ या फिर बॉडी हेयर ग्रोथ गर्ल्स में स्टार्ट होता है, बॉयज में स्टार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ अ इंडिविजुअल। एंड लेटर ऑन जैसे आगे बढ़ता है तो टीन एज ग्रुप में भी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होता है। दैट इज अगेन अ हार्मोनल इश्यूज। टीन एज ग्रुप में ज्यादा स्ट्रेस लेवल की वजह से या फिर ज्यादा स्टार्व करते हैं, आजकल की लड़कियों का ज्यादा रहता है कि पतले रहना या फिर फिगर मेंटेन करना, तो वो लोग स्किप करने लगते हैं अपने खुद से ही, मतलब डाइटिंग करने लगते हैं या फिर स्टार्विंग करते हैं, फूडिंग भी टाइम पे नहीं होती, तो उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड पीरियड्स इरेगुलर होता है। तो हार्मोनल चेंजेस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो कि मेल हार्मोन्स रहते हैं वो ज्यादा बढ़ने लगता है। वो ज्यादा बढ़ने की वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ्स
या फिर चेस्ट हेयर ग्रोथ आने लगता है, पीरियड्स भी काफी इरेगुलर होने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं। तो वो कंडीशन को पीसीओडी प्रॉब्लम कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसकी वजह से आगे जाके इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम भी होता है एंड डायबिटीज प्रॉब्लम भी होता है। एंड पीसीओडी की आपने बात की, लाइक कई सारे लोग ये कहते हैं, इनफैक्ट हमारी जो यंग गर्ल्स वगैरह वो कह रही है आगे फिर हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई। लाइक उनको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने कहा जो ही पीरियड शुरू हो जाते हैं, लाइक जो ही आप मैच्योर होने लगते हैं, हम वी कैन से, सो तब आपको फूड का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शुड फोकस ऑन योर फूड, अच्छा खाना चाहिए, लाइक कैल्शियम हाइट के हिसाब से वेट मेंटेन करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। लाइक स्टडीज में आप ज्यादा है तो स्टडीज करते बैठेंगे, ध्यान नहीं देंगे, बैलेंस फूड नहीं खाएंगे, राइट। ज्यादा आजकल यंगस्टर्स एक ग्रुप ऐसा भी है जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं, जंक फूड, राइट। हम बार बार फोकस करते हैं जंक फूड और एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आगे जाके पीसीओडीज के आप शिकार हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनफर्टिलिटी आप में डेवलप होती है, राइट डॉक्टर। चलिए कॉल ले लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैडम मैं JNK से बोल रहा हूँ, मेरा नाम शाहिद इमरान है। शाहिद इमरान है मेरा नाम। शाहिद इमरान, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल इस तरह, जब मैं सोने के लिए जाता हूँ ना, जब तक मुझे नींद ना आए उस तक मैं कम से कम 4 या 5 बार सुसु के लिए निकलता हूँ। मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। ओके, जब तक नींद ना आए तब तक आप 4-5 बार बाहर जाते हैं यूरिन के लिए, राइट? जी मतलब फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम है आप में। कितनी एज है आपकी शायद? मेरी डेट ऑफ बर्थ 92 है मैम, कम से कम 92 में अब काउंट करना पड़ेगा मुझे, ऐसे ही बता दो एज कितनी है। 22 ईयर। ओके, आपका वजन कितना है? मेरा होगा 50 के करीब मैम। 50 के करीब। अच्छा, ये मुझे बताइए आपको कोई और प्रॉब्लम है, किसी और मर्ज से जूझ रहे हैं आप? नहीं, मैं फिट हूँ। फिट हो, परफेक्टली फिट। ओके, आपने फिजिकली में फिट हूँ मैम, लेकिन बस हाँ, आप डॉक्टर के पास गए थे, कुछ सलाह मशवरा लिया था डॉक्टर से? जी हाँ, मैंने खाई थी। उन्होंने कहा ये आपके पास इन्फेक्शन हुआ है, फिर मैंने टैबलेट लिया था, 1-2 हफ्ते मैंने अच्छी तरह हुआ था, फिर उसके बाद फिर होने लगा। ओके, अच्छा अभी ये इशू आपका जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद। चलिए एक और कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, या कौन बोल रही हैं? मैं आलिया बोल रही हूँ, अलीगढ़ से। आलिया, बताइए अलीगढ़ से। आलिया, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है? ऐसा बताइए जैसे मुझे भूख लगने लगे, मैं थोड़ी हेल्दी हो जाऊँ। भूख नहीं लगती है, बहुत कमजोर है। जी। भूख क्यों नहीं लगती है? टेंशन है? पता नहीं क्या नाम है, खाने का दिल ही नहीं करता, जब खाना सामने आता है तो बिल्कुल खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो खाने का तो कुछ सोच रही होंगी आप, इसीलिए। एनीवे, जो पार्ट हाँ जी, बताइए आपने कुछ मल्टीविटामिन वगैरह लिए, एपेटाइजर्स वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं लिया। कितने साल की है आप? जी, कितने साल की एज क्या है? मैं 18 साल की हूँ। 18 साल की? जी, 18 साल की। ओके, और आपका वजन कितना है? मेरा वजन 40 से कम है। 40 से कम? जी। ओह गॉड, और कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर से पूछा आपने? नहीं, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे चेकअप करवा दिए थे, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, बस भूख ही नहीं लगती है। ओके, एपेटाइजर खाने के बाद भी? जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। इन दोनों सवालों के जवाब हमारे डॉक्टर साहबा की तफसील वजाहत करेगी और ये कहेंगी आपसे कि क्या ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है या नहीं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हाजिर हो जाते हैं आपके सवालात के साथ और डॉक्टर साहबा के जवाब के साथ। देखते रहिए लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर।
ब्रेक के बाद लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सभी नाजरीन का तहे दिल से एक बार फिर से खैर मकदम है। आप तक की बात पहुंचाएं कि आज हम बात कर रहे हैं हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस की, जिसकी वजह से हम कई सारे मर्ज के शिकार हो जाते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कब हम इन मर्ज के शिकार हो गए और बाद में हम जूझते रहते हैं, टेस्ट करवाते रहते हैं, बावजूद उसके हमें ये खबर ही नहीं रहती है कि हमारी कोताहियों की वजह से ये सब हुआ है। खैर, इस पर जानकारी देने के लिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए, इस मौजू पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ तो ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अलीशा नूरानी, जो कि पॉजिटिव होम्योपैथी से है और जो आपको होम्योपैथिक इलाज बता रही है किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस का, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो या कि और भी कई सारी प्रॉब्लम्स। क्या डॉक्टर साहिबा, ब्रेक में जाने से पहले दो लोगों ने हमें एक क्वेश्चंस किए थे। एक थे शाहिद, जिन्होंने कहा जिनकी एज 22 साल की है और उनका जो वजन है 50 kg है। उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का उन्हें प्रॉब्लम है। उन्होंने दवाई ली थी रात के टाइम पे, स्पेसिफिकली रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे बार बार वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं। जब वो सोने के लिए जाते हैं, जब तक नींद आएगी तब तक कंटिन्यूअसली वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? कह रहे हैं डॉक्टर के पास गए भी, मेडिसिन भी ले ली, लेकिन बावजूद उसके राहत नहीं मिल रही है। इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से इनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। तो एक बार फिर से ब्लड टेस्ट करा ले। हालांकि आपने दवाई खा लिए हैं फिर भी आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है तो एक बार फिर से यूरिन रूटीन टेस्ट जो रहता है वो करा लो एंड एब्डोमेन स्कैन करा लो, ताकि पता चले कि आपके किडनी फंक्शनिंग नॉर्मल है कि फिर कुछ किडनी स्टोन का कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसे कुछ कंप्लेंट्स नहीं लग रहे हैं, बट स्टिल टू कंफर्म एक बार करा लोगे तो बेहतर रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को भी यूरिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, स्पेसिफिकली रात के टाइम पे। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम था या फिर है, तो फिर आप एक बार खाली फास्टिंग ब्लड शुगर भी करा लोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि आपको वो प्रॉब्लम है कि नहीं। तो शायद आप तक डॉक्टर ने ये बात पहुंचाई कि अगर आपका फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, वो भी रात के टाइम पे, तो आपको टेस्ट कराने चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपने नहीं कराया है तो डॉक्टर के पास जाकर आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, राइट? और इन्होंने कहा वो हेल्दी भी है, राइट? तो आई होप सो आप कन्विंस हो गए हैं डॉक्टर के आंसर से। और अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको तो पता ही, ऑनलाइन ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर्स, पॉजिटिव होम्योपैथी में आप जा सकते हैं और अपने मर्ज का होम्योपैथिक इलाज हासिल कर सकते हैं। एनीवेज डॉक्टर साहबा, आगे बढ़ते हैं। एक और आलिया ने हमें सवाल किया था कि 18 इयर्स ओल्ड है एंड 40 से भी कम उनका वजन है एंड भूख नहीं लगती है। इज इट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस 18 एज में, जैसे आपने पहले जिक्र किया, जो एज बढ़ती जाती है, लाइक टीनेजर से फिर अडल्ट, थोड़ा हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। लेकिन अगर इन्होंने कहा है कि एपेटाइजर लेने के बाद भी भूख नहीं लग रही है तो काफी, एंड इनका वेट भी काफी कम है, बिलो 40 है। तो हाइट के हिसाब से अगर आप अंडर वेट हो, बहुत ज्यादा लीन थीन हो, तो आप एक बार ट्यूबरक्यूलोसिस का भी टेस्ट करा लो, क्योंकि टीबी में भी ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है, एंड स्टमक का टीबी में स्पेशली। तो आप एक बार रूटीन टेस्ट, पूरे जो भी बॉडी प्रोफाइल टेस्ट रहता है वो एक बार करा लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन एंड टेस्ट, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। रेड जो भी चीजें रहती है, जैसे कि एप्पल है, टमाटर है, या फिर टमाटर का सूप भी पी लोगे तो उससे भी आपको भूख लगेगी। एनीथिंग रेड विल गिव यू एपेटाइज, आपका एपेटाइज बढ़ाएगा। टोमेटो सूप भी अगर बना के पियेंगे, सीधा साधा टमाटर सूप, हल्का सा काली मिर्ची डाल के, टेस्ट नहीं आ रहा है तो लाइक आई डू ऑलवेज, तो आपको भूख लगेगी, है ना? और ज्यादा एक्सरसाइज अगर करेंगे तो उससे भी भूख लगती है। आजकल क्या हो गया, लोग टेलीविजन सामने रखते हुए फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वर्जिश की तरफ ध्यान कम जाता है और टेलीविजन की तरफ, सीरियल्स की तरफ या फिर गैजेट्स की तरफ या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज्यादा बैठते हैं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है, राइट? वी कैन से। बट भूख भी नहीं लगती है। हाँ, वो एक्चुअली एक बार भूख नहीं लगती है, हम नहीं खाना खाते, दैट विल बिकम अ रूटीन कि दूसरी बार भी हम नहीं खाएंगे, एंड तीसरी बार, दैट इज द हैबिट। हाँ, चलिए इस बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल कॉलर्स पे आते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, या कौन बोल रही है? शाजिया। शाजिया जी, कहाँ से बोल रही है? मुंबई से। मुंबई से। बताइए शाजिया, क्या सवाल है आपका?
मुझे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको सोनोग्राफी करानी चाहिए और मेडिकेशन भी दी। तो मैंने मेडिकेशन करवाया और सोनोग्राफी भी करवाई। तो उसमें मतलब ऐसा लिख के आया रिपोर्ट में कि काइंडली कोरिलेट विद पीसीओडी। तो मुझे डॉक्टर से वही पूछना है कि अब मैं कौन से अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करूं और कौन से टेस्ट करवाऊं। ओके, तो आपके पीरियड जो थे वो रेगुलर नहीं थे, इरेगुलर थे? जी, रेगुलर नहीं थे। ओके, इरेगुलर पीरियड्स थे, इसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर वे में नहीं हो रहा था। तो आपको डॉक्टर ने कहा पीसीओडी है आपको, राइट? नहीं है, नहीं ऐसा बताया नहीं है कि कंफर्म है। उन्होंने बस मतलब सोनोग्राफी में एक ऐसा लिखा है कि काइंडली कोरिलेट विद पीसीओडी। कोरिलेट विद पीसीओडी। ओके फाइन। आपकी एज कितनी है? 19। और आपका वजन? वजन 46। हाइट कितनी है? हाइट 5.1। 5.1। ओके, दिस इज योर प्रॉब्लम। और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, और तो कोई परफेक्टली ऑलराइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू। ओके, तो मुंबई से शाजिया का एंड शी सेज कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रहे थे, डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी वगैरह करवाया एंड शी सेड पीस यू काइंडली कोरिलेट विद पीसीओडी। हो सकता है उनको थोड़ा हार्मोनल चेंजेस आया होगा बॉडी में एंड इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे एंड हो सकता है कि इनके पास्ट हेल्थ इश्यूज में पीसीओएस का प्रॉब्लम रहा होगा एंड उसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हुए एंड विथ मेडिकेशन दैट वाज रिजॉल्व। ठीक है, एंड नाउ अगर पीरियड्स रेगुलर है तो आपको कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, कम से कम हाफ एन आवर वॉकिंग कंपलसरी है एंड आप ध्यान रखो कि आपका वेट बढ़े नहीं, क्योंकि जिन्होंने पास्ट में इरेगुलर पीरियड्स देखे हैं उनको आगे जाके भी पीसीओडी का प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। जहाँ पे आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, हो सकता है कि आपको एवरी 3 मंथ्स खाली एक ही बार पीरियड्स आए, या फिर आपको फेशियल हेयर ग्रोथ दिखे, या फिर पिंपल्स का कुछ भी इश्यू हो सके, या फिर कि आपका वेट बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना वेट मेंटेन करे रखो एंड डाइट में ज्यादा ध्यान रखो। लेट नाइट बिल्कुल भी नहीं खाना है, कोई भी बाहर के जंक फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। हालांकि आपका वेट आपने अच्छा मेंटेन करे रखा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपको स्ट्रेस से भी बचना है क्योंकि स्ट्रेस इज अगेन रिस्पॉन्सिबल आपका हार्मोन इम्बैलेंस होने के चांसेस रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि आपके अगर पीरियड्स रेगुलर है तो आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इन केस फ्यूचर में आपको लगता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं या फिर फ्लो कम हुआ है, देन यू कैन कंसल्ट नियर बाय होम्योपैथ डॉक्टर, जहाँ पे आपको इलाज अच्छे से मिल जाएगा एंड साइड इफेक्ट्स फ्री रहेगा। राइट डॉक्टर ने बहुत अच्छा सलाह मशवरा दिया हमारी इस दोस्त शाजिया को मुंबई से जो कॉल कर रही थी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप बहुत छोटी उम्र की है, तो हम ये कहना चाहते हैं आपको अपने लाइफ स्टाइल में सुधार लाएं, वक्त पे सोएं, वक्त पे खाएं। जैसे कि डॉक्टर ने भी कहा, हम भी बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आपको खुद ही अपना हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप इन सारी चीजों से बच पाए। और डॉक्टर ने जैसे कहा कि आगे जाके हो सकता है, अभी सिर्फ 18 साल की आप हैं, आगे जाकर हो सकता है आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स और आ जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस और आ जाए, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और भी इरेगुलर हो जाए। उसके लिए जो करना है आपको जिन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उम्मीद करती हूँ आज इस बात पे अमल करेंगे। खैर डॉक्टर साहिबा आगे बढ़ते हैं, हम एक और कॉलर पे आ जाते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, यहाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं JNK से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी है। आदाब डॉक्टर में। हाँ जी हाँ, डॉक्टर साहब से ही बात आपको करनी है। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। आप? शौकत अहमद नाम है मेरा। शौकत साहब? हाँ जी। शौकत साहब बताइए आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, मतलब मेरी एज जो है 35 ईयर्स की है जी। तो मेरी अचानक मतलब मेरी लेफ्ट साइड की गर्दन में थोड़ी पेन हो गई। ओके। तो बाद में जी मैं जानना चाहता हूँ ये कोई हार्मोनल डिसेबिलिटी तो नहीं, कोई मतलब इम्बैलेंस तो नहीं है। तो बाद में मैंने कुछ कंसल्ट ऑर्थोपेडिस्ट को किया, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट को किया, तो ये मेरी प्रॉब्लम जो है ठीक हो गई बाद में। ओके। तो उसके बाद मैंने शादी कर ली, तो मेरा बच्चा हुआ। तो आज आफ्टर वो उसकी एज लगभग 4 ईयर्स की है, तो उसको उसी लेफ्ट साइड में, गर्दन की लेफ्ट साइड में कभी कभार दर्द होता है। आपकी और उसका जो राइट या लेफ्ट साइड का जो ईयर है वो मोस्टली रेड रहता है। तो ये कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है? आपके बच्चे की आप बात कर रहे हैं? जी
आपके बच्चे की आप बात कर रहे हैं क्या? जी जी हाँ, 4 साल का है। अब उनको प्रॉब्लम है लेफ्ट ईयर में, राइट? हाँ जी 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 हाँ। ओके ओके। गर्दन में मोस्टली होता है और मतलब लेफ्ट ईयर में भी होता है। लेफ्ट ईयर में भी होता है। चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, क्या ये मतलब हार्मोनल कोई इम्बैलेंस तो नहीं है? और आपको कोई और प्रॉब्लम थी? आप कह रहे हैं कि जब लेफ्ट गर्दन में आपको पेन होता था, अचानक से होने लगा, दैट सॉल्व हो गया था वो? जी 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 हाँ, बाद में सॉल्व हो गया था। हाँ, बाद में सॉल्व हो गया था। अब आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कहीं ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तो नहीं है, राइट? जी 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 हाँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। ओके, थैंक यू मैम। जी, शौकत साहब ने हमें जम्मू एंड कश्मीर से सवाल किया कि 35 साल के हैं और उनका पहले अचानक गर्दन में पेन होना शुरू हुआ, देन आफ्टर दैट रिजॉल्व हो गया, देन शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे के लिए तफसीली से वजाहत करके अपना सवाल पूछा। अभी बेबी 4 इयर्स ओल्ड है, तो उसका भी ये प्रॉब्लम है, गर्दन में पेन एंड लेफ्ट ईयर में उनका कुछ प्रॉब्लम है, पेन है। इज इट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, या इनके ये शक है कि शायद इन्हें गर्दन में प्रॉब्लम था, उसकी वजह से शायद बच्चे में तो ऐसा नहीं हुआ? इज इट बिकॉज ऑफ दैट और कुछ और प्रॉब्लम? नहीं, इनका जो प्रॉब्लम था मे बी मस्कुलर स्ट्रेन हुआ होगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई होगी एंड वो रिजॉल्व भी हो गया। बट इनके बच्चे को जो प्रॉब्लम है, गर्दन में जो दर्द हो रहा है एंड ईयर पेन हो रहा है, तो आपको ईएनटी को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बैठे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं डायग्नोज नहीं कर पाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है। 4 साल के बच्चे है, तो बेटर आप ईएनटी को कंसल्ट करोगे तो पूरा टेस्ट करेंगे, ईयर को एग्जामिन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर उसमें से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है तो इन्फेक्शन की वजह से उनको ईयर पेन हो सकता है, या फिर उनको साइनस का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ एलर्जी है, बार बार सर्दी हो रही है बच्चे को, तो उस वजह से भी ईयर पेन होता है। तो बेटर आप ईएनटी को कंसल्ट करोगे तो आपको अच्छे से डायग्नोस करेंगे आपके बच्चे को एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट भी कर सकते हैं। राइट, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। ईएनटी स्पेशलिस्ट से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। अभी आपकी बच्ची बहुत छोटी है, 4 साल की, एंड दिमाग में ये शक व शुबा निकाल दें कि आपको प्रॉब्लम था शादी से पहले, गर्दन में अचानक से पेन हुआ था, उसकी वजह से, उसकी बदौलत शायद आपका बच्चा भी इसे जूझ रहा है। ये कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है, राइट, यू कैन से। एंड आप आराम से डॉक्टर के पास जाके सलाह मशवरा दे सकते हैं। और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट बच्चों की अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बच्चों के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अगर हम बात करें, हाँ, छोटे छोटे कोल्ड, मतलब इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो इसी एज में अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाए तो काफी हद तक वो कारगर साबित होता है, राइट? और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट होम्योपैथी दवाई से बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी बढ़ेगी, तो इनको आगे जाके फ्यूचर में कोई ज्यादा बड़ा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, अगर अर्ली स्टेज पे एंड कम उम्र में होम्योपैथी मेडिसिन यूज करेंगे तो। इनफैक्ट होम्योपैथी मेडिसिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, राइट? एंड बच्चे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छोटी छोटी पिल्स होती हैं, वो टॉफी समझ के वो खा ही लेते हैं। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर पे आ जाते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, ये आप कौन बोल रही हैं? झारखंड से मैडम, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। झारखंड से कौन बोल रहे थे? ऊंची आवाज में बात करेंगे और अपना सवाल पूछेंगे। हाँ, झारखंड से मैं मकसूद खान मेरा नाम हुआ। झारखंड से मकसूद बताइए। हाँ, बोलने का मतलब ये है कि मेरा SGPT 73 है। एज 23 है? SGPT। आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी SGPT जो है 73 है अभी। SGPT? जी जी। ओके, 10 दिन में मुझे रिलीज किया मैडम, मेरा सिलेक्शन गलत के लिए हुआ है। हाँ, तो ये लिवर का प्रॉब्लम था आपको? जी जी, लिवर का प्रॉब्लम था, और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और परहेज क्या करना चाहिए जो चीज मैं ना खाऊं? कब से आपको लिवर का प्रॉब्लम है? जी जी। कब से आपको ये प्रॉब्लम है? कब से आपको लिवर की प्रॉब्लम है? जी। कितने साल? ये लिवर का प्रॉब्लम अभी जांच हुई, अभी पता चला। इससे पहले कोई और प्रॉब्लम था? और फिलहाल आप दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिकल में फिट हूँ पूरी तरह से, और मुझे बोला गया वहाँ से सिर्फ आपका SGPT बढ़ा हुआ है, 124 था। अभी मैंने जो है परहेज किया और कुछ दवाइयाँ ली जो उन्होंने दी, मैंने खाई, अभी 73 है। अभी जो है 10 दिन में मुझे रिलीज किया, इसीलिए मैंने अभी शो देखा आपका और फोन किया। ठीक है, लेकिन 124 पे 73 पे आ गया ना, लेकिन कम हो गया था दवाई खाने के बाद।
हाँ, दवाई खाने के बाद कम हुआ है। तो और कुछ एक्शन भी आप कुछ बताएं हमें। ओके ओके ओके, ये टेस्ट सुनिए ना, आपने टेस्ट जो करवाया वो किस प्रॉब्लम के लिए करवाया था? ये टेस्ट आपने दर्द के लिए मैंने करवाया। दर्द कहाँ पे हो रहा था आपको? दर्द कहाँ हो रहा था? बॉडी के कौन से हिस्से में? दर्द नहीं, गल्फ एब्रोड एब्रॉड के लिए टेस्ट अब्रॉड। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, या कौन बोल रही है? जी मैं आफरीन कश्मीर से बोल रही हूँ। आफरीन, बताइए अपना सवाल कश्मीर से। जी मेरा सवाल ये है कि मेरा PCOD आ रहा है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपको है। कभी टेस्ट करवाया? कभी पता चला आपको? जी मेरा पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ रहा है और हेयर ग्रोथ ज्यादा आती है चेहरे पे, जिससे मुझे इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो रही है। कब से ये प्रॉब्लम है आपको? लगभग 3-4 साल से, मेरी शादी को 3-4 साल हो गए। ओके, 3-4 साल से ये प्रॉब्लम है आपको? प्रेगनेंसी भी नहीं आ रही है। ओके, आपकी एज कितनी है ये बताएं मुझे? 26। और आपका वजन कितना है बताओ प्लीज? वजन 80 वजन? हाँ। अब ना आप तो ओवरवेट हो। हाँ, इसी वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है। और आप कुछ मेडिसिन वगैरह यूज करी पहले या अभी भी कुछ? मेडिसिन भी यूज कर रही थी, डॉक्टर के पास भी जा रही थी, मगर कोई मुझे ये पीरियड्स रेगुलर ही नहीं आ रही है। अच्छा, इरेगुलर पीरियड्स है और उसके लिए भी मेडिसिन ले लिया आपने? मुझे 2-3 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, फिर मुझे डॉक्टर के पास कंटिन्यू जा रहा, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है मुझे। अभी रेगुलर हो गए हैं पीरियड्स कि नहीं? कि डॉक्टर ने? हाँ, रेगुलर हो रहे, पिछली बार हो रहे थे, अभी नहीं आए इस टाइम। अभी नहीं आए इस टाइम? कितना टाइम हो गया पीरियड्स आए हुए? 22 को आए थे मेरे, पिछले महीने में 22। ओके, और कोई प्रॉब्लम है? बस यही प्रॉब्लम है? थायराइड वगैरह प्रेगनेंसी नहीं आ रही, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है और ये मेरे चेहरे पे बाल ज्यादा आते हैं। ओके, फेशियल हेयर भी है आपको? नहीं, लेजर करा सकती हूँ। लेजर ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रही हैं आप? हाँ। ओके, और साथ में आपको थायराइड है क्या? नहीं, कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं? सारी टेस्ट ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। तो इन दोनों कॉलर्स के आंसर डॉक्टर साहब आप बाद में देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। उसके बाद हाजिर हो जाते हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। लाइव फोन इन प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपका फिर से तहे दिल से खैर मकदम है। आप तक की बात पहुंचा है। इनफैक्ट आप जानती हैं कि आज हम जिस मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं वो कुछ मर्ज नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से कई सारे मर्ज जो है वो पैदा होते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स के हम शिकार हो जाते हैं, लाइक थायराइड, लाइक डायबिटीज एंड देन इनफर्टिलिटी, जो कि मेन मुद्दा है उसको लेकर। यानी हम बात कर रहे हैं आज हार्मोनल इम्बैलेंस की, कैसे नियंत्रण में रखे जाएं, क्या क्या अलामतें हैं और कैसे बचा जाए हार्मोनल इम्बैलेंस से। इस बात पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हुई है, हमारे साथ महवे गुफ्तगू है डॉक्टर अलीशा नूरानी। अलीशा नूरानी पॉजिटिव होम्योपैथी से हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आप तक पहुंचाती हैं कि कैसे इलाज कराना चाहिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। खैर डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले 2 कॉलर्स हमारे सामने थे जिन्होंने हमें कहा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है। मकसूद ने हमें कॉल किया था, इसे SGPT के बारे में उन्होंने बताया कि उनका पहले 124% था, देन उसके बाद कम हो गया, देन स्टिल कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम हो रही है, कभी आप तो कभी डाउन। इज इट बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस? इज इट अ लिवर प्रॉब्लम या फिर कुछ कोताही वगैरह बरतते हैं हम, इसी वजह से SGPT वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? SGPT एक्चुअली लिवर फंक्शन टेस्ट है, वो कोई लिवर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो बोल रहे थे ना कि अब्रॉड जा रहे हैं, इसलिए चेक करने के लिए कि इनको हेपेटाइटिस प्रॉब्लम है कि नहीं, इसलिए वो टेस्ट सजेस्ट किए होंगे। तो इनके वैल्यूज थोड़े हाई थे, अभी बेटर है कंपैरेटिवली। आपने कुछ मेडिसिन यूज किए हैं तो इसके वजह से आपको इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। आपका जब नॉर्मल रेंज नहीं आ जाता तब तक आप मेडिसिन यूज करते रहो, हो सकता है आपको कोई लीवर में
डैमेज हुआ होगा या फिर इन्फेक्शन हुआ होगा, जिसकी वजह से ये SGPT रिपोर्ट्स में थोड़ा फ्लक्चुएशंस दिखा है। अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन आपको ध्यान रखना है कि लीवर को कैसे हेल्दी रखना है। आपका फूडिंग में आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अगर आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से ज़्यादा है तो आपको वेट लूज करना है ताकि आपका लीवर फंक्शनिंग अच्छा रहे। एंड आपको ध्यान रखना है कि आप अल्कोहल या फिर स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करो ताकि आपका लीवर फंक्शनिंग नॉर्मल रहे। एंड इसके साथ साथ अगर आप रोज अदरक का जूस भी पियोगे तो दैट इज अगेन हेल्दी। अदरक का जूस, या अदरक का जूस क्या आपको क्या करता है, लाइक थोड़ा बहुत राहत फराहम करता है? अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो या फिर फैटी लीवर है से पीना चाहिए, लाइक अदरक को हम लोगों को पीसना चाहिए और उसका जूस निकालना चाहिए और डायरेक्टली, वो तो बहुत ज्यादा ये रहता है। हाँ, अगर डायबिटिक नहीं है तो 2 स्पून हनी मिक्स करके रोज एम्प्टी स्टमक अगर पीने लगेंगे तो लीवर फंक्शनिंग नॉर्मल रहेगा। या 1-2 ड्रॉप्स अगर पानी में डालेंगे उसके साथ हनी मिलाएंगे, दैट वुड हेल्प, राइट? अब ये नहीं मैं अपने लिए मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज अदरक बहुत तेज है। अदरक को अच्छे से उबाल लोगे तो बेटर अगेन वो भी जूस बनता है। और अदरक के साथ इनका अगर काली मिर्ची भी डालेंगे थोड़ी और फिर छान के पिएंगे वो भी अच्छा है। क्या डॉक्टर साहब, मैंने आप तक अच्छा सलाह मशवरा दिया कि किस तरह से घरेलू चीजें भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं और काफी सारी प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं, राइट डॉक्टर? एक और कॉलर की तरफ आते हैं। लाइक आफरीन ने हमें कॉल किया था कश्मीर से एंड शी वाज सेइंग कि PCOD वगैरह प्रॉब्लम है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज का उन्हें प्रॉब्लम है और हेयर ग्रोथ भी इसकी वजह से हो रहा है। एंड शी वांटेड टू से क्या लेजर ट्रीटमेंट वो कराएं, अब इसकी वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो गया है इन्हें। ओके सो व्हाई हैज दिस हैपेंड और इनफर्टिलिटी को कैसे वो क्या करे अभी और किन किन बातों पे उन्हें ध्यान रखना चाहिए एंड स्पेशली फोकसिंग ऑन लेजर ट्रीटमेंट, क्या उसको करना चाहिए? ओके, बेसिकली इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली आजकल के जो कपल्स हैं वो या तो डिले कर रहे हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, या तो एक कपल्स ऐसे रहते हैं वो बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं। इवन एक कपल को अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में अगर रहते हैं 6 to 12 months कंप्लीटली, तब जाके उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है, देन यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है जिनके मैरिड लाइफ खाली 2 months है, 3 months है, दे कम टू मी एंड आस्क फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। नहीं, ये स्टेज पे आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं लेना है, ना ही होम्योपैथी ना ही एलोपैथी, कौन सा भी ट्रीटमेंट नहीं। अगर आप 1 year का रिलेशन मेंटेन करते हो एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, देन यू कैन गो फर्दर फॉर टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। एंड अगेन मैं प्रीफर करूंगी कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज्यादा प्रीफर करो, क्योंकि आप अगर कोई और मोड ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे हो तो डेफिनेटली उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास जिन्होंने काफी सारे ट्रीटमेंट ले चुके रहते हैं, उनको प्रीवियसली कोई इश्यूज नहीं रहते, लेकिन हार्मोनल इंजेक्शंस एंड टैबलेट्स लेने की वजह से उनका वेट इतना पुट ऑन हो जाता है कि दैट इज अगेन वही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। 26 साल की है बट ओवरवेट है, 80 kg। हो सकता है कि इन्होंने इतना ट्रीटमेंट लिया था जिसकी वजह से वेट पुट ऑन हो गया, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि वो पहले से ही ओबेज होंगे। तो ट्रीटमेंट ज्यादा लेने की वजह से भी, मतलब हार्मोनल इंजेक्शन या फिर राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट अगर आप ले लें तो आप सारे मर्ज से निजात पा सकते हैं। और जरा सी कोताही अगर आप बरतते हैं जो कि आपको बहुत आगे प्रॉब्लम देती हैं, वो आपको बरतनी नहीं है, खुसूसन अपने खाने में ध्यान रखना है। एंड लेजर ट्रीटमेंट, राइट, आई वोंट सजेस्ट, क्योंकि आपको जो PCOS प्रॉब्लम है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहा है, आप अगर लेजर ट्रीटमेंट कराओगे तो आपके अभी फिलहाल जो हेयर्स है वो निकल जाएंगे। देन बॉडी टेंडेंसी है, PCOS प्रॉब्लम है, फिर से हेयर ग्रोथ होगा। तो आप बेटर जो रूट कॉज है, आपको PCOD प्रॉब्लम है, उसका इलाज कराओ। आपको होम्योपैथी अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है देन डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर, जहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाएगा, आपका वेट भी लूज होगा, PCOS का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा, देन डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी नेचुरली हो जाएगी। राइट, वेरी राइट। डॉक्टर का सलाह मशवरा आप तक पहुंचा गया होगा, शायद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। इसलिए लेजर ट्रीटमेंट के लिए फिलहाल बाय बाय, और फिलहाल आप जो अपनी पॉलिसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम है वो आप ठीक करें और जल्दी से जल्दी इसका इलाज करें। और सबसे बढ़िया बात, आप तनाव मुक्त रहें। मेन प्रॉब्लम होती है लाइक हम टेंशन में रहते हैं कि अभी इनफर्टिलिटी है, अभी ये प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से अगर आप टेंशन में है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मर्ज है जो आपके बॉडी में हार्मोन्स को जो है इम्बैलेंस करता है। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से इनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकता है। आप तनाव मुक्त रहें, सारी प्रॉब्लम से आप निजात पाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहबा कॉल्स पे आ जाते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं?
जी नाजिया। नाजिया कहाँ से बोल रही हैं? मुंबई से बोल रही हूँ। मुंबई से नाजिया, बताइए अपना सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है और जो थायराइड में जो TSH होता है ना वो मेरा हाई है। तो करीबन ये 4 महीने हुए तभी पता चला है। और मुझे जो है शादी के पहले भी मतलब जो पीरियड होता था बराबर टाइम पर नहीं आता था। इसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह कराए हैं, जो भी है अभी धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन मुझे ये पूछना था कि इसकी वजह से ही क्या मेरे बाल जो है ना बहुत ज्यादा झड़ते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो एकदम झड़ के आधे हो गए हैं, आधे से भी कम हो गए हैं। तो क्या ये थायराइड का ही प्रॉब्लम है इसकी वजह से? ये तो मुझे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए इस बालों के लिए? ओके राइट। आपको शादी के कितने साल हो गए आपके? 3 साल हो गए शादी को। 3 साल शादी को हो गए। और उससे पहले प्रॉब्लम आपको पता नहीं था आपको थायराइड है? थायराइड की प्रॉब्लम 4 महीने पहले आपको पता चली? जी जी बिल्कुल। हाँ, और आप कुछ मेडिसिन अभी ले रही हैं क्या? हाँ जी, थायराइड के लिए मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर दी है जो रोजाना बोला है कि आपको लाइफ टाइम रखनी है, तो वो अभी शुरू है मेरी। ओके, तो जब आप मेडिसिन ले रही थी या जब पहले आप डॉक्टर के पास गए 4 महीने पहले, क्या तब आपको बाल झड़ने के प्रॉब्लम्स थे? जी जी बिल्कुल। तभी भी ये हाँ तभी भी ये मुझे स्कूल से मतलब मैं जब कॉलेज में गई तब से मुझे शुरू हो गया। ये धीरे धीरे होने लगा, धीरे धीरे होके फिर ज्यादा ही होने लगे, फिर बहुत झड़ गए, मतलब इतने कि मेरे सर अंदर से दिखने लगा, इतना कम हो गए बाल। तब आप डॉक्टर के पास नहीं गई? तब कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं लिया? नहीं, जब मुझे थायराइड के बारे में पता नहीं था उससे पहले डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट किया लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। ओके ओके ओके। और आपकी एज कितनी है आपने बताई नहीं? 26 एज है और मेरा वजन 51 है। 51 है, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। जी ओके, थैंक यू। एक और सवाल ले लेते हैं हम। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो या जी, मैं शनाया बोल रही हूँ मुंबई से। शनाया मुंबई से। शनाया बताइए अपना सवाल। मुझे रेगुलर पीरियड है तो डॉक्टर ने मुझे PCOD का प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा बोला। ओके, हो सकता है PCOD का प्रॉब्लम। आपने टेस्ट वगैरह करवाए? नहीं, तो वही जाना था, कौन सा ब्लड टेस्ट करवाना है उसके? कौन सा टेस्ट करवाना है? डॉक्टर ने अभी आपको बोल दिया कि आपको PCOD का प्रॉब्लम है, राइट? प्रॉब्लम हो सकता है उसको? हो सकता है, ओके। इरेगुलर पीरियड्स इसी वजह से हो सकते हैं। आपको और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? और कोई प्रॉब्लम है क्या? परफेक्टली ऑलराइट है बाकी? प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी एज क्या है बताइए फटाफट? मेरी एज 19 है। 19। और आपका वजन? 48। बहुत बहुत शुक्रिया शनाया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहब का वक्त की कमी की वजह से फटफट से हम जवाब देते हैं इन कॉलर्स का। पहले हम नाजिया का क्वेश्चन लेते हैं जिन्हें मुंबई से कॉल किया। उनका थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, राइट? TSH वेरी हाई है और मेन फोकस इस बात पे कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। पहले भी ऐसा था लेकिन 4 महीने पहले डायग्नोज हुआ कि थायराइड है। इनको एक्चुअली बहुत पहले से थायराइड होगा बट लेटली डायग्नोस्ड हुआ एंड काफी हाई लेवल पे है। तो अभी फिलहाल मेरा यही सजेशन है कि आप जो मेडिसिन खा रहे हो वो भी खाते हुए आप होम्योपैथी मेडिसिन खा सकते हो, जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड जो इनएक्टिव हो गया है या फिर पार्शियली इनएक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हुए हैं वो फिर से एक्टिव हो सकता है एंड हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हुए हैं वो भी ठीक हो जाएगा। आप होम्योपैथी मेडिसिन खाओगे तो आपका थायराइड का प्रॉब्लम्स भी कंप्लीटली परमानेंटली ठीक हो सकता है, बट आपको साइमल्टेनियसली इनिशियल फेज पे आपको एलोपैथी मेडिसिन भी जारी रखना है एंड आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी ज्यादा है अगर आप दोनों ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली लेते रहो। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपके बाल अगर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो ये थायराइड की वजह से ही है। थायराइड की वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। फिलहाल तो थायराइड आपको कंट्रोल रखना काफी जरूरी है। आप ऑन मेडिकेशन रह के भी आपके थायराइड TSH आपने कहा कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको होम्योपैथी मेडिसिन भी स्टार्ट करना है, जिसकी वजह से आपका थायराइड लेवल्स कंट्रोल में हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल कंट्रोल में रहेगा। और खाने पीने में क्या ध्यान? यस, प्रोटीन डाइट ज्यादा लेना है क्योंकि प्रोटीन आपके हेयर ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपको गोभी या फिर फूल गोभी, पत्ता गोभी अवॉइड करना है एक थायराइड पेशेंट को। दैट्स वेरी गुड पॉइंट टू बी नोटेड। फूल गोभी एंड पत्ता गोभी बिल्कुल अवॉइड करना है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन डाइट लेना है, जैसे कि उबले हुए अंडे।
उबले हुए अंडे और स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं, राइट। बीन्स वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करना है, ले सकते हैं। और अगर आप चना वना है उसको उबालते हैं वगैरह, उसका स्प्राउट्स खा सकते जो हैं, भी प्रोटीन रिच फूड है वगैरह, राइट। प्रोटीन रिच फूड आपको एग्स वगैरह लेना चाहिए बाकायदगी से, और ताकि आपके जो बाल है वो झड़ रहे हैं उनमें जरा सा फर्क आ जाए। और जैसे कि डॉक्टर ने कहा, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हैं तो साथ ही साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकती हैं, बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइमल्टेनियसली आपके दोनों काम हो जाएंगे और आपकी इनफर्टिलिटी जो है उससे आप बच पाएंगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं फटाफट से। शनाया ने हमें कॉल किया इरेगुलर पीरियड्स की वजह से, देन पॉलिसिस्टिक ओवरीज, डॉक्टर ने कहा हो सकता है, तो उनको किस तरह का टेस्ट करना चाहिए? ब्लड टेस्ट रहता है, हार्मोनल टेस्ट, वो तो बाद में करते हैं। अगर पीसीओडी कंफर्म हो गया तो पहले स्कैन कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस, वो उससे मालूम पड़ जाएगा कि आपके ओवरीज में सिस्ट है कि नहीं। चलिए ये टेस्ट आप कराएं, फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है। डॉक्टर साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा सोइएगा, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू थिंक। खुदा हाफिज। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। हर दिन की शुरुआत लालसा ग्रीन टी से करें।